और फर्रुखाबाद में सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 की मौत बताई जा रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से यह मौत हुई है। तो फर्रुखाबाद से खबर है जहां पर सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 की मौत की बात सामने आ रही है, जबकि अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत की खबर मिल रही है। तो फर्रुखाबाद से खबर है जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से इन तीनों की मौत बताई जा रही है। और जौनपुर में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने इसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 बुलेट मोटरसाइकिल को बरामद किया है। चेकिंग अभियान के दौरान ही पुलिस को ये कामयाबी मिली है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रात के अंधेरे में ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है। 25,000 का इनामी शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने इसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 1 बुलेट मोटरसाइकिल को बरामद किया है। चेकिंग अभियान के दौरान ही पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में दिनांक 6 फरवरी 2024 को थाना जलालपुर पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान अजबरनपुर अंडरपास के पास एक बुलेट सवार व्यक्ति को रोकने के प्रयास में व्यक्ति के द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा घेराबंदी करने पर उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में उस व्यक्ति के दाहिने पैर पे गोली लगी। व्यक्ति की पहचान दिनेश सोनकर पुत्र छोटे लाल सोनकर मझगवा कला जलालपुर से हुई, जो कि थाना जलालपुर के गैंगस्टर अभियोग का वांछित अभियोग चल रहा है। वह 25,000 रुपए का इनामिया है। और यूपी की सियासत में बड़े उलटफेर की खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है और बीजेपी और आरएलडी की डील पक्की हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट ऑफर की है और जयंत चौधरी बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। खबर है कि अखिलेश यादव 7 सीटें जयंत चौधरी को देने को तैयार थे, लेकिन अभी तक उस पर मुहर नहीं लग पाई थी और 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। तो अब किसके साथ डील होगा, इसे को लेकर अब राजनीतिक का हलचल जो है वो तेज हो गई है। और बीजेपी से आरएलडी का गठबंधन हो सकता है। इन दिनों इस बात की चर्चा भी खूब हो रही है। इस बीच आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाखड़ का कहना है कि ऐसी खबरें अफवाह मात्र है। रोहित जाखड़ का कहना है कि आरएलडी भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो लड़ता रहेगा, यानी उन्होंने अपनी तरफ से आरएलडी ने इनकार कर दिया है। और बताया जा रहा है कि आरएलडी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रोहित जाखड़, उनका कहना है कि ये कोरी अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रोहित जाखड़ का कहना है कि आरएलडी भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, लड़ता रहेगा, वो सपा के साथ ही है। लगातार राष्ट्रीय मीडिया पर राष्ट्रीय लोकदल के एंड भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन पर खबर चल रही है। ऐसी खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन मुद्दों पर राष्ट्रीय लोकदल लगातार संघर्षरत रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन के स्थगन के दौरान जिन बातों पर सहमति बनी, उन बातों में से एक बात पर सरकार ने चर्चा नहीं की। एमएसपी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। टैनी, जिसकी थार ने निरीह किसानों को रौंद दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेटा अभी तक जेल में है। जो वहां किसान शहीद हुए थे, उनके लिए जो मुआवजे की घोषणा हुई थी, वो भी पूर्णतः दिया नहीं गया। जो बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, लगातार उसको कम करने की मांग की जा रही है, वो अभी तक नहीं हुई। अग्निवीर योजना, जो किसान के बच्चे जिस योजना के फौज का सपना लेके फौज में भर्ती होते हैं, उस योजना को तत्काल
और इस गठबंधन को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और एनडीए गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बन पा रही है, क्या वो एनडीए के संपर्क बड़े भाई बताया जा रहा है? बड़े भाई हमने आपसे पहले कहा था, जब ये गठबंधन बना, हमने कहा था कि ये नई पैकिंग में पुराना माल है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो भ्रष्टाचार कदाचार में आकंठ डूबे लोगों का एक समूह है, सत्ता लोलुप लोगों का समूह है, कुर्सी के भूखे लोगों का समूह है। देश और प्रदेश की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हम बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को लाने में सफल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। तो एनडीए में स्वागत होगा अगर वो आना चाहेंगे। देखिए जी सर, देखिए हमने भी टेलीविजन में देखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप इंतजार करें, शीघ्र ही आपको सूचनाएं मिलेंगी। नहीं बन रही है, ऐसी चर्चा है, क्या एनडीए में शामिल होंगे वो? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि जो विपक्षी एकता उसके लिए 2 लाइन का हमने चौपाई बनाई है। विपक्षियों ने ठाना है माननीय नरेंद्र मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। ये बहुत पहले से मैं बता रहा हूं, जब से गठबंधन हुआ है। आप देखे, एक सज्जन तो सट गए और यूपी में एक सज्जन छटपटा रहे हैं कि जल्दी हम अलग हो जाएं ताकि हम हट के मदद करें। और ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुबह 10 बजे मामले की सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका की गई है। याचिका में वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी और फिर 17 जनवरी के आदेशों को चुनौती दी गई है। व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक की मांग की गई है और आज इसी पर 10 बजे सुनवाई होगी। तो व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक की मांग इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से एक याचिका इसे लेकर दाखिल की गई है। याचिका में वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी और फिर 17 जनवरी के आदेशों को चुनौती दी गई है और व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने की मांग इस याचिका में है। तो सुबह 10 बजे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है। हम आपको बता दें कि 2 ऐसे फैसले आए थे जिसको लेकर अब वाराणसी कोर्ट में 31 जनवरी और फिर 17 जनवरी के आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है, उसी के रोक को लेकर ये याचिका डाली गई है। जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। आज सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ होता है, क्या पूजा पर रोक लगती है या फिर इसी तरह से पूजा जारी रहेगी। आगे की जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की, वो इस तरह से चलती रहेगी। तो 10 बजे सुनवाई होगी, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।